हेलो फार्मा स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? बढ़िया, मजे में। चलिए, जैसा आप लोग को पता है, हम लोग पढ़े डिप्लोमा इन फार्मेसी सेकंड ईयर का सब्जेक्ट फार्माकोलॉजी। और फार्माकोलॉजी हमने पिछली क्लास में चैप्टर नंबर 12 को स्टार्ट कर दिया था, जिसका हमने फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया है। आज के लेक्चर में दोस्तों सेकंड पार्ट होने वाला है, और आज के लेक्चर में हम बात करेंगे इसके दो कैटेगरी की मेडिसिन को। पहली कैटेगरी की जो मेडिसिन हमारी होने वाली है पेनिसिलिन के बारे में, दूसरी जो कैटेगरी की मेडिसिन है सिफेलोस्पोरिन के बारे में। बिना किसी देरी के दोस्तों चलिए चलते हैं हम अपने लेक्चर की तरफ। पहला हमारा क्या है, पेनिसिलिन। पेनिसिलिन के बारे में आप सबको थोड़ा बहुत आइडिया होगा ही। पेनिसिलिन हमारा एक एंटीबायोटिक है। क्या है? हमारा एक एंटीबायोटिक है, यानी बैक्टीरिया के खिलाफ काम करने वाला हमारा एक केमिकल एजेंट है, जो कि क्या करता है, बैक्टीरिया को किल करने का काम करता है। किस कौन से बैक्टीरिया? ऐसे बैक्टीरिया जो हमारी बॉडी में क्या करते हैं, हार्म करते हैं, यानी हमको बीमारी कॉज करवाते हैं। क्लियर? तो देखिए, पेनिसिलिन सबसे पहला बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक क्लास की एक एंटीबायोटिक है, यानी बीटा लैक्टम क्लास की है। यानी कहने का मतलब है कौन सी क्लास है, बीटा लैक्टम वाली। बीटा लैक्टम में मतलब इसमें कोई एक बीटा लैक्टम रिंग पाई जाएगी। डिस्कवरी की बात करें तो इसको अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 ईस्वी में इसको डिस्कवर किया था, जिसका उन्होंने नाम दिया था पेनिसिलिन जी। क्लियर? स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें बीटा लैक्टम रिंग होता है, साथ में थायोजोलोडिन रिंग पाई जाती है। मैकेनिज्म की बात करें तो सेल वाल इसमें सिंथेसिस इनहिबिट करके बैक्टीरिया को किल कर देते हैं, यानी बैक्टीरिया को मार देते हैं। मोस्टली देखिए ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में और कुछ ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया पे वर्क करता है। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। बीटा लैक्टम रिंग डिस्ट्रॉय होने से ड्रग क्या हो जाएगा, इनएक्टिवेट। यानी जो ये बीटा लैक्टम रिंग है जिसमें दवा में पाया जा रहा है, अगर ये रिंग अगर किसी कारण डिस्ट्रॉय हो जाता है, नष्ट हो जाता है, तो हमारा दवा क्या हो जाएगा, इनएक्टिवेट हो जाएगा। इनएक्टिव हो जाएगा तो मतलब वो बैक्टीरिया को किल नहीं कर पाएगा। और किस कारण ऐसा होता है? क्योंकि बीटा लैक्टमेज एक एंजाइम होती है, इस एंजाइम के कारण, यानी बीटा लैक्टमेज एंजाइम के कारण क्या हो जाता है, बीटा लैक्टम जो रिंग है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिसके कारण दवा हमारा क्या हो जाता है, इनएक्टिवेट हो जाता है। तो कुछ ऐसे बैक्टीरिया होंगे जिसमें क्या होगा, बीटा लैक्टमेज एंजाइम होगा। बीटा लैक्टमेज एंजाइम होगा तो उस बैक्टीरिया पर जो हमारा पेनिसिलिन है वो काम नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उसके पास ये एंजाइम है। जब ये एंजाइम रहेंगे तो उस बीटा लैक्टम रिंग को डिस्ट्रॉय कर देंगे, जिसके कारण वो उस बैक्टीरिया पर हमारा जो पेनिसिलिन है वो काम नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि वो दवा जो हो जाएगा इनएक्टिवेट हो जाएगा। क्लासिफिकेशन की बात करें तो पेनिसिलिन को 4 मेन ग्रुप में डिवाइड किया जाता है। पहला बात करें तो नेचुरल पेनिसिलिन होता है, जो कि पेनिसिलिन जी या पेनिसिलिन वी होते हैं। क्लियर? जिनको इंट्रामस्कुलर, इंट्रावेनस या ओरल तरीके से दिया जाता है। तो ग्राम पॉजिटिव कॉक्सी में, सम ग्राम निगेटिव कॉक्सी में इनको अक्सर इनका इस्तेमाल किया जाता है, यानी ऐसे स्पेक्ट्रम वाली बैक्टीरिया को दिया जाता है। नोट याद रखिएगा, ये बीटा लैक्टमेज सेंसिटिव होते हैं। कहने का मतलब अगर इन पर बीटा लैक्टमेज एंजाइम आएगा तो इसके जो बीटा लैक्टम रिंग है तो उस बीटा लैक्टम रिंग को डिस्ट्रॉय कर देगा। यानी कहने का मतलब यह है, ऐसे बैक्टीरिया जिनमें बीटा लैक्टमेज एंजाइम है उस पर ये नेचुरल पेनिसिलिन काम नहीं करेगा। क्लियर? आगे बात करेंगे पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंस एंड एंटी स्टेफाइलोकोकस पेनिसिलिन। नाम से क्लियर हो रहा है, पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंस। कहने का मतलब है जो एंजाइम था ये बीटा लैक्टमेज, इसके लिए क्या हो, रेजिस्टेंस है। यानी कहने का मतलब है अगर इसमें पेनिसिलिन बीटा लैक्टमेज एंजाइम रहेगा भी, फिर भी इस पर बैक्टीरिया क्या हो जाएंगे, किल हो जाएंगे। इस जो ड्रग होगा इसमें आता है मेथिसिलिन, ऑक्सासिलिन या क्लोक्सासिलिन, यानी स्टेफाइलोकोकस ऑरियंस नामक बैक्टीरिया पर काम करते हैं, यानी उसको किल करवाते हैं। ये बीटा लैक्टमेज रेजिस्टेंस होते हैं। कहने का मतलब है बीटा लैक्टमेज जो एंजाइम होगा इसके बीटा लैक्टम जो रिंग होगा उस पर कोई इफेक्ट नहीं कर पाएगा, यानी इसके रिंग को डिस्टर्ब नहीं कर पाएगा। जब रिंग हमारा डिस्टर्ब नहीं होगा तो जो क्या करेगा, सेल वाल के सिंथेसिस को रोक देगा और बैक्टीरिया डेड हो जाएंगे। क्लियर? आगे बात करेंगे एमिनोपेनिसिलिन। एमिनोपेनिसिलिन में एम्पीसिलिन होता है, मॉक्सिसिलिन होता है। ग्राम पॉजिटिव और सम ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया पर काम करते हैं। ये बीटा लैक्टमेज सेंसिटिव होते हैं। कहने का मतलब है इसमें भी अगर बीटा लैक्टमेज अगर एंजाइम रहेगा तो बीटा लैक्टम रिंग को डिस्ट्रॉय कर देगा, जिसके कारण बीटा लैक्टम काम नहीं कर पाएगा। क्लियर? आगे बात करेंगे स्टैंडर्ड स्पेक्ट्रम या एंटी सूडोमोनल पेनिसिलिन के बारे में, जो कि पिप्रासिलिन होता है या टिकारासिलिन होता है। ये देखो स्यूडोमोनास या इंट्रोबैक्टीरिया पे वर्क करते हैं और बीटा लैक्टमेज सेंसिटिविटी ये शो करते हैं। कहने का मतलब है इसमें भी अगर बीटा लैक्टमेज अगर एंजाइम रहेगा तो भी ये काम नहीं करने देंगे। क्लियर? तो ऐसे बैक्टीरिया जिसमें बीटा लैक्टमेज एंजाइम पाए जाते हैं उसमें मेनली ये सब जो एंटीबायोटिक हैं ये सब काम नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो बीटा लैक्टम रिंग को डिस्ट्रॉय कर देंगे। डिस्ट्रॉय होने के कारण बीटा लैक्टम का जो अगर डिस्ट्रॉय हो गया तो जो दवा होगी वो अपने बैक्टीरिया के ऊपर असर नहीं कर पाएगी। क्लियर? आगे बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की। तो जो इसका टारगेट क्या है, बैक्टीरिया सेल वाल की सिंथेसिस को रोकना, यानी पेप्टाइडोग्लाइकन क्रॉस लिंकिंग को इनहिबिट करना।
तो इसमें जो एंजाइम क्या है, ट्रांसपेप्टाइडेज, ये देखिए पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन से क्या होता है, इसको जाके इनहिबिट कर देता है, जिसके कारण ये जो बैक्टीरिया सेल वाल हैं वो क्या होते हैं, नहीं बन पाते हैं। रिजल्ट क्या देखने को मिलता है, बैक्टीरिया सेल वाल कमजोर हो जाते हैं, ऑस्मोटोलाइसिस हो जाता है, बैक्टीरियल डेथ हो जाता है। यानी कहने का मतलब है बैक्टीरियोसाइडल इफेक्ट देखने को मिलता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ओनली एक्टिवली डिवाइडिंग बैक्टीरिया पर इफेक्ट करते हैं, यानी ऐसे बैक्टीरिया जो लगातार क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। कहने का मतलब है क्योंकि सेल वाल बनने से रोक रहे हैं, यानी जब लगातार डिवाइड करेंगे तो सेल वाल बनेगा, और सेल वाल बनने से अगर रोक देंगे तो बैक्टीरिया का सेल वाल नहीं बन पाएगा, जिसके कारण बैक्टीरिया क्या हो जाएंगे, डेड हो जाएंगे। क्लियर। आगे बात करेंगे फार्माकोकाइनेटिक्स की। फार्माकोकाइनेटिक्स में हमको पता है, हमको 4 पॉइंट पढ़ना होता है, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन। एब्जॉर्प्शन देखिएगा, ओरल पेनिसिलिन होता है, यानी मुंह के थ्रू ले गए तो इसको एब्जॉर्ब हो जाएगा, इंट्रामस्कुलर या इंट्रावेनस भी होते हैं। क्लियर। वाइडली देखिए डिस्ट्रीब्यूट होता है हमारी बॉडी में, बट सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड में कम मात्रा में पाया जाता है। इसके जो साइड इफेक्ट मेटाबॉलिज्म होता है मिनिमल होता है, और एक्सक्रीशन रीनल यानी किडनी के द्वारा होता है। अगर किडनी अगर फेल है तो इसके डोज को एडजस्ट करके दिया जाएगा। इंडिकेशन की बात करें, यानी किन किन बीमारियों में इनको दिया जा सकता है, जैसे नेचुरल पेनिसिलिन जो होता है स्ट्रेप्टोकोक्कल इन्फेक्शन या सिफिलिस में दिया जाएगा, एंटी स्टेफाइलोकोक्कल दिया जाता है स्टेफाइलोकोक्कल इन्फेक्शन में, इम्यूनो पेनिसिलिन दिया जाता है यूआरटीआई में यानी आरटीआई में, स्ट्रेचिया कोलाई में, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा इन्फेक्शन में दिया जाएगा, स्टैंडर्ड स्पेक्ट्रम दिया जाएगा सीडोमोनास में, सीवियर हॉस्पिटल इन्फेक्शन में इसको दिया जाता है। क्लियर। आगे बात करेंगे डोज की। डोज देखिए तो पेनिसिलिन जो जो दिया जाता है 2 से 4 मिलियन यूनिट इंट्रावेनस या इंट्रामस्कुलर दिया जाता है। एमॉक्सिसिलिन 500 mg से 1 mg ओरल दिया जाएगा। पाइप्रासिलिन जो दिया जाता है 3 से 4 ग्राम इंट्रावेनस दिया जाता है। क्लियर। जो डोज होता है डिपेंड करता है कि इन्फेक्शन कैसा है, उसकी इन्फेक्शन का सीवियरिटी कैसी है, एज पेशेंट का कितना है, उसकी किडनी कैसे काम कर रही है, इन सब के ऊपर डिपेंड करता है, उसी हिसाब से डोज को दिया जाता है। हम बात करेंगे एडवर्स इफेक्ट की, यानी इससे क्या क्या एडवर्स इफेक्ट देखने को मिलता है। हाइपर सेंसिटिविटी हो सकता है, यानी रेसनेस हो जाएगा, यूट्रिकोलिरिया, एनाफाइलैक्सिस जैसे सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। जीआई डिस्टर्बेंस यानी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिस्टर्ब हो जाएगा, जिसके कारण नोजिया हो जाएगा, वोमिटिंग यानी उल्टी होना, डायरिया जैसे लूज मोशन जैसी समस्याएं देखने को मिलेगा। कुछ रेयर एडवर्स इफेक्ट भी हो सकते हैं, जिससे न्यूरोटॉक्सिसिटी क्रिएट हो सकता है अगर हम डोज को हाई दें और हमारी किडनी क्या हो, फेल हो। आगे बात करेंगे हिमेटोलॉजी को इस इफेक्ट हो सकते हैं, जैसे हिमोलाइटिक एनीमिया या न्यूट्रोपेनिया। क्लियर। ये रेयर केस में होते हैं। आगे हम बात करेंगे इसके कंट्राइंडिकेशन की, यानी किस किस कंडीशन में हमको दवा को नहीं देना है। अगर किसी को पेनिसिलिन की एलर्जी है तो दवा नहीं देंगे। अगर सीवियर हाइपर सेंसिटिविटी है तो भी हम दवा को नहीं देंगे। कॉशन इन रियल इम्पेयरमेंट, अगर उसकी किडनी में कोई इम्पेयरमेंट है, कोई प्रॉब्लम है, तब हम दवा को नहीं देंगे। अगले क्लास की जो हमारी मेडिसिन है सिफेलोस्पोरिन। सिफेलोस्पोरिन देख लीजिएगा। सिफेलोस्पोरिन भी एक बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक है, जिसकी डिस्कवरी 1940 ईस्वी में हुआ था। एक्रेमोनियम, कहाँ से, एक्रेमोनियम से हुआ था, जिसको सिफेलोस्पोरिन एक्रेमोनियम के नाम से भी जानते हैं। स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें बीटा लैक्टम रिंग पाया जाता है, साथ में डाईहाइड्रोथियाजिन रिंग पाई जाती है। मैकेनिज्म की बात करें तो बैक्टीरिया सेल वॉल की सिंथेसिस को इनहिबिट कर देता है, जिसके कारण जो बीटा लैक्टम में जो एंजाइम के कारण जो बीटा लैक्टम रिंग को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता था पेनिसिलिन के कंडीशन में, यानी उसमें भी ये इफेक्ट होंगे, यानी वैसे बैक्टीरिया के लिए भी क्या हो, रेजिस्टेंस होते हैं। क्लियर। तो ये रेजिस्टेंस होते हैं, जिसके कारण बीटा लैक्टम एंजाइम जो है उसे इनहिबिट कर देते हैं, और इसके कारण ये क्या करता है, जो बैक्टीरिया हो तो उस बैक्टीरिया को किल कर देता है, जिसमें बीटा लैक्टमेज एंजाइम भी पाया जाता है। एग्जाम पॉइंट से याद देख लीजिएगा। सिफेलोस्पोरिन आप ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, सेफर इन पेनिसिलिन एलर्जिक पेशेंट, यानी ऐसे पेशेंट जो कि क्या होते हैं, पेनिसिलिन से एलर्जिक होते हैं, ऐसे पेशेंट के लिए भी ये यूजफुल होता है। आगे बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सिफेलोस्पोरिन। सिफेलोस्पोरिन की क्लासिफिकेशन जनरेशन के हिसाब से दिया जाता है। पहला जो है फर्स्ट जनरेशन, इसमें क्या है, सिफेलोक्सिन एंड सेफाजोलिन। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिएगा, मेनली ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया पे काम करेगा, लिमिटेड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पे भी काम करता है, सर्जिकल प्रोफाइलिसिस में, इनकी स्किन इन्फेक्शन में काम करता है। सेकंड जनरेशन की जो सिफेलोस्पोरिन होता है, जैसे सिफोरोक्सिन, सिफोजिटिन एंड सिफोक्लोर। क्लियर। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होंगे, इंप्रूव्ड ग्राम नेगेटिव कवरेज करता है, स्टिल इफेक्टिव अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया पे भी काम करता है। यूज किया जाता है यूआरटीआई में, ईएनटी में, और साथ में एब्डोमिनल इन्फेक्शन में, और साथ में सिफामाक्सिन में भी इनका इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर। आगे बात करेंगे थर्ड जनरेशन की। थर्ड जनरेशन जो हमारे
एंटीबायोटिक आते हैं सिफालोस्पायरिन के, वो क्या है सेट्रिक जोन हो सकते हैं, साथ में सिफ्टाडीम और साथ में सिफोटाजिम। क्लियर। इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें, प्राइमरी ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में, सम ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में क्रॉस बीबीबी ब्लड ब्रेन बैरियर सेल को भी ये क्या करते हैं क्रॉस कर जाते हैं, यानी कहने का मतलब हमारे ब्रेन के अंदर ये इंसर्ट कर जाते हैं। सीवियर इन्फेक्शन इनको दिया जाता है, जैसे सेप्टिक्सेमिया में, गोनोरिया में, आप गोनोरिया आप नाम सुने होंगे। साथ में सिफेटा जो जिडीन होता है वो सीडोमोनास कवरेज करता है, यानी सीडोमोनास बैक्टीरिया में। क्लियर। सीडोमोनास बैक्टीरिया को भी किल कराने के लिए यूज किया जाता है। आगे बात करेंगे फोर्थ जनरेशन ऑफ सिफेलोस्पोरिन, इसमें आता है सिफेपीम। आगे बात करेंगे इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है जो ग्राम पॉजिटिव ग्राम निगेटिव हुए दोनों पे काम करेगा। रेजिस्टेंट करेगा मोस्ट बीटा लैक्टमेज, यानी जो बीटा लैक्टमेज एंजाइम के हिसाब से क्या है रेजिस्टेंस है, कहने का मतलब है बीटा लैक्टमेज एंजाइम इस पर काम नहीं कर पाएगा, यानी इसके बीटा लैक्टम को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएगा। यूज किया जाता है इन हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन में, यानी ऐसे इन्फेक्शन जो हॉस्पिटल से एक्वायर्ड हुए हों, साथ में सीडोमोनास इन्फेक्शन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। आगे जो है फिफ्थ जनरेशन एंटीबायोटिक, फिफ्थ जनरेशन कौन सी सिफेलोस्पोरिन की, देखिए इसमें क्या है सेप्टारोलिन, और इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो एक्टिव अगेंस्ट एमआरएसए का मतलब होता है दोस्तों, इसका मतलब होता है मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफाइलोकोकस ऑरियंस। क्लियर। एक प्रकार की क्या है बैक्टीरिया है जो कि क्या करते हैं प्रकार का डिजीज कॉज करता है। क्लियर। ब्रॉड कवरेज फ्रॉम ग्राम पॉजिटिव एंड सम ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया पे काम करते हैं। यूज किया जाएगा कॉम्प्लिकेटेड स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन में और कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया को ठीक करने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो इसमें एक बैक्टीरिया सेल वाल को क्या कर रहा है डिस्ट्रॉय करना है, और एंजाइम जो इसमें काम करता है क्या ट्रांसपेप्टाइडेज या क्या है पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन। क्लियर। रिजल्ट क्या देखने को मिलता है वीक सेल वाल हो जाएगा, जिसमें क्या ऑस्मोटिक लाइसिस हो जाएगा और बैक्टीरियोसाइडल बैक्टीरिया क्या हो जाएंगे डेड हो जाएंगे। मोस्ट इफेक्टिव ऑन एक्टिवली डिवाइडिंग बैक्टीरिया, सबसे ज़्यादा किस पर काम करेगा ऐसी बैक्टीरिया जो एक्टिवली क्या हो रहे हैं लगातार क्या हो रहे हैं डिवाइड हो रहे हैं। आगे बात करेंगे फार्माकोकाइनेटिक्स की। फार्माकोकाइनेटिक्स में एब्जॉर्प्शन क्या होगा ओरल के माध्यम से या इंट्रावेनस इंट्रामस्कुलर भी हो सकता है। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें वाइडली डिस्ट्रीब्यूट होता है, गुड सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड में क्या होता है पेनिट्रेट होता है। अभी ऊपर हमने पढ़ा है ब्लड ब्रेन बैरियर सेल को क्या करता था क्रॉस कर जाता था। मेटाबॉलिज्म की बात करें तो मिनिमल होता है। एक्सट्रैक्शन की बात में मेनली रीनल किडनी के माध्यम से होता है। डोज एडजस्टमेंट इन रीनल इम्पेयरमेंट, कहने का मतलब अगर किडनी में अगर कोई प्रॉब्लम है तो डोज को एडजस्टमेंट करके दिया जाता है। क्लियर। आगे बात करेंगे देखिए इंडिकेशन, यानी कि इसमें इसका इस्तेमाल किया जाएगा। जैसे फर्स्ट जनरेशन की एंटीबायोटिक जो होगी इसमें स्किन सॉफ्ट टिश्यू के इन्फेक्शन को सर्जिकल प्रोफाइलिसिस के लिए, सेकंड जनरेशन रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन के लिए, ईएनटी इन्फेक्शन के लिए, मिक्स्ड इन्फेक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। थर्ड जनरेशन में मेनिंजाइटिस सीवियर ग्राम निगेटिव इन्फेक्शन है गोनोरिया को ठीक करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। फोर्थ जनरेशन सीवियर हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन में सीडोमोनास में, और फिफ्थ जनरेशन जैसे एमआरएसए इन्फेक्शन और कॉम्प्लिकेटेड स्किन और सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन में इस्तेमाल किया जाएगा। डोज की बात करेंगे दोस्तों तो जो सिफेलैक्सिन होता है 250 से 500 mg ओरली दिया जाएगा। सिफरोजिमिम हो जाए 500 mg ओरली दिया जाएगा, और सिफ्ट्रिजोन जो होगा 1.2 ग्राम इंट्रावेनस या इंट्रामस्कुलर दिया जाता है। सिफेपाइम जो होगा 1 से 2 ग्राम इंट्रावेनस एवरी 12 आवर पे दिया जाता है। जो डोज एडजस्टमेंट होता है नीडेड के हिसाब से दिया जाता है कि यानी किडनी इम्पेयरमेंट के हिसाब से दिया जाता है। ऐसे पेशेंट जिसमें किडनी में कोई प्रॉब्लम हो तो उनको डोज एडजस्टमेंट करके दिया जाता है। एडवर्स इफेक्ट की बात करें तो एडवर्स इफेक्ट वही देखने को मिलना है रेसनेस हाइपर सेंसिटिविटी यूट्रिकुलरिया एनाफिलिसिस, यानी यही सब देखेंगे। और साथ में जीआई गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एडवर्स इफेक्ट हो सकता है, नोजिया डायरिया वोमिटिंग। क्लियर। हिमेटोलॉजिकल हो सकता है जैसे लिकोपेनिया होता है, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया हो सकता है, नेफ्रोटॉक्सिसिटी हो सकता है स्पेशली विथ एमिनोग्लाइकोसाइड कॉम्बिनेशन के साथ। डाइसल्फेनॉन लाइक रिएक्शन हो जाते हैं जैसे सिफोपेराजोन या सिफ्रोप्टोजेन। क्लियर। इनके साथ डाइसल्फेरॉन लाइक रिएक्शन हो सकते हैं। कंट्राइंडिकेशन यानी किसमें नहीं देना है नो सिफेलोस्पोरिन एलर्जी, अगर किसी को सिफेलोस्पोरिन मेडिसिन की एलर्जी है तो नहीं देंगे। हिस्ट्री ऑफ सीवियर पेनिसिलिन एलर्जी, अगर किसी को सीवियर पेनिसिलिन की एलर्जी है तो नहीं देंगे। सीवियर रेनल इम्पेयरमेंट, अगर किसी में किडनी में क्या है कोई इम्पेयरमेंट कोई प्रॉब्लम है तो भी हम डोज एडजस्टमेंट करके देते हैं, यानी करने का मतलब है वहाँ पे भी हम नहीं देंगे। क्लियर। जो अगला हमारा है अमाइनोग्लाइकोसाइड, इसको पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप इतना पढ़ते रहिए, और अब आपको जहाँ ना समझ आए आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। बाय बाय।